चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास में, है ना। देखिएगा, कंटिन्यू हमें रहना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर देर में क्लास अपलोड होती है रात को। मैं जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ, 8:30 बज रखे हैं, है ना। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैंने सीधे जो हमारी क्लास है उसके लिए जो भी सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बोला था 2 दिन इकोनॉमी, 1 दिन ज्योग्राफी। तो आज ज्योग्राफी, अगले 2 दिन इकोनॉमी, ठीक है। ज्योग्राफी में हम आगे चलते हैं। तो जहां तक मैंने करवाया है उससे आगे लिख लीजिएगा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल संरचना, वायुमंडल की संरचना व संगठन, ठीक है। वायुमंडल की संगठन, हाँ, संगठन व संरचना, जो भी लेते हो, संगठन, ठीक है। संगठन नहीं, संगठन व संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की संरचना और संगठन हेडिंग बना लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आयोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल के संगठन व संरचना, ठीक है, लिख लीजिएगा। वायुमंडल के संगठन और संरचना, एक बार फिर से बता रहा हूं, हेडिंग कर लीजिएगा और स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इन फ्यूचर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल को आपने सीखना है, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा बच्चों, वायुमंडल की बात करते हैं, ठीक है। वायुमंडल की बात करते हैं। सबसे पहले तो वायुमंडल है क्या, ठीक है। वायुमंडल है क्या, देखिएगा, सिंपल अगर नॉर्मल परिभाषा दूं इसकी, तो जो, ठीक है, हमारे, ठीक है, चारों ओर हवाओं का विस्तृत, ठीक है, हवाओं का विस्तृत जो एक भाग है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे चारों ओर हवाओं का एक विस्तृत भाग है उसे वायुमंडल कहते हैं, सरल और सिंपल परिभाषा। दूसरा देखिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं, धूल कण, ठीक है। धूल कण हो गया, गैस हो गया, इनका जो पूरा एक मतलब मिक्सअप होता है, ठीक है, इनका जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया, वायुमंडल में क्या होंगी, गैसें होंगी, धूलकण होगा, जलवाष्प होगा, ऑर्गन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ऑर्गन होगी, क्रिप्टन, हाँ, ठीक है, ये गैसें हो गई, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या करती है, वायुमंडल की संरचना, मतलब वायुमंडल का निर्माण करता है। कैसे, मैं आपको बता दूं, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन आपने सुना होगा, ऑर्गन सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा, शॉर्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन सुना होगा, ऑर्गन लिख लिया, है ना, जलवाष्प, ओजोन, और भी गैसें हैं, लेकिन ये जो गैसें हैं ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। तो ये सब मिला के जो है वायुमंडल का निर्माण करती है। तो वायुमंडल में इन गैसों को प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है। ये आपका वायुमंडल है, सिंपल समझिएगा, ज्यादा टफ भी नहीं बनाना हमें, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं वायुमंडल, लिख लीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा, वायुमंडल की संरचना, ठीक है। वायुमंडल के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को, ठीक है, वायुमंडल के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को भी आप वायुमंडल कहते हैं, हाँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों, वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, टच पॉइंट है जहां पे हम रहते हैं, इसके पास भूपर्पटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस पे देखिएगा क्या होता है, ऊपर आपने देखा होगा सूरज है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य से विकिरण आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, समझिएगा। तो ये बिल्कुल धरातल पे पहुंचती है, आ तो जाती है इस वायुमंडल पे, सूरज की जो विकिरण होती है, ये वायुमंडल है, सपोज करो ये पूरा, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और आपका जलवाष्प जितनी भी है, ये सभी गैसें हैं, ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल भी आपको सिर्फ क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा, क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा, अन्य मंडलों में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षोभ मंडल आपका 0 से लगभग 18 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो इसी एरिया में आपको वायुमंडल देखने को मिलेगा। अब जब सूर्य की विकिरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो समझिएगा क्या होता है, ये प्रवेश तो कर जाती है यहां पर, ठीक है, यहां पर, लेकिन बच्चों क्या होता है, ये विकिरण है ना वापस भी जाती है, समझिएगा, जैसे आएंगी वैसे वापस ही भी जाती है
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। यहां से आई धरातल से किसी ठोस चीज से टकरा के जब वापस ये जाती है, जो सूरज की रोशनी होती है, तो जो वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल में अन्य गैसें होती है, तो जब ये वापस जाती है सूर्य की किरणें, ठीक है, रे, तो ये वायुमंडल की अन्य गैसें जो है वो इन सभी को अपने में समाहित कर लेती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में समाहित कर लेती है और बहुत कम मात्रा में ये वापस जा पाती है। समझिएगा, अगर 100% हम तक पहुंच रही है विकिरण सूरज की, तो जब ये वापस जाती है तो दोबारा ये सिर्फ बताया जाता है कि 20 से 25% ही ऊपर जा पाती है, लगभग 80% के आसपास में दोबारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। किसके द्वारा? वायुमंडल में जो मिलने वाली गैसें हैं उनके द्वारा। अब देखिएगा होगा क्या ऐसे, ठीक है, वो तो सूरज की किरणें हैं। सूरज की किरणें क्या करती है बताइएगा? तापमान में वृद्धि करेंगी कि नहीं करेंगी? आजकल देखिएगा धूप, जब भी यार आप लोग क्या हुआ है, ठीक है, आसमान में बादल छाए रहते हैं तो क्या होता है? ठंडा होता है ना। और जब भी आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी आती है तो क्या होता है? गर्म होता है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो सूरज की रोशनी जब भी आता है उस एरिया में गर्म होता है ना, तो समझ में आया ना। जब ये वापस जाती है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है, तो ये धीरे धीरे इस वायुमंडल का क्या करेंगे? तापमान में वृद्धि करेंगे। समझ में आया ना? तापमान में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और एक ग्लास हाउस का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सभी मिलकर ग्लास हाउस का निर्माण कर देते हैं। समझिएगा, ठीक है, ये ग्लास हाउस का निर्माण कर देते हैं। और बताया जाता है कि ये जो ग्लास हाउस है इससे निर्माण होता है, यही रीजन है कि यहाँ पे पृथ्वी का तापमान क्या है? 15 डिग्री है औसतन। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है कि पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है। फिलहाल एनसीईआरटी डाटा 15 डिग्री। समझ में ना? अभी बढ़ रहा है। कई जो इंटरनेशनल एजेंसी है और जो इंटरनेशनल संस्थाएं काम करती है वो इसको 15.12 और 15.3 तक बताती हैं, लेकिन फिलहाल में 15 डिग्री सेल्सियस ही पृथ्वी का औसतन तापमान है, जो बताया गया है कि जीव मंडल के विकास के लिए, ठीक है, जो जैव मंडल या जीव मंडल जो भी बोलते हो, जो जैव मंडल या जीव मंडल के विकास के लिए, जीव मंडल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो जीव मंडल के विकास के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये ग्लास हाउस, और ये भी याद रखिएगा कि ये इसी प्रकार से तापमान भी बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है वो भी मैं आपको सामने बताऊंगा। कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, इनमें से मैं आपको बताऊंगा। तो इतना समझ में आया आपको? तो किस तरीके से सूरज की किरणें आती है धरती पर और जब वो वापस जाती है तो वायुमंडल में जो अनेक प्रकार की गैसें होती है वो ऑब्जर्व करती है और धीरे धीरे उसका तापमान क्या करती है? तापमान में वृद्धि कर देते हैं, जिससे ग्लास हाउस का निर्माण होता है। इसी कारण जो सूर्य का एवरेज तापमान है पृथ्वी में वो 15 डिग्री बना हुआ है। ये जो जैव या जीव मंडल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बड़े पेपरों में कि जैव मंडल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कितने डिग्री तापमान का होना बहुत आवश्यक है? तो बेसिक है 15 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा जाए पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है तो 15 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब समझ रहे हो। अब लिखिएगा, अब जो अगला फैक्ट है, वायुमंडल में मिलने वाली प्रमुख गैसें। वायुमंडल में मिलने वाली प्रमुख गैसें, ठीक है, जो वायुमंडल की संरचना किन किन गैसों से होती है, या दूसरा हेडिंग बना सकते हो कि वायुमंडल की संरचना में निम्नलिखित गैसों की अहम भूमिका होती है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना में जो गैसें होती है उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन। पहला क्या है? नाइट्रोजन। देखिएगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है 78%, ये किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो वायुमंडल जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, और ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है किसकी? वायुमंडल की। लिख लीजिएगा, सब लिखिएगा। लेग्यूमिनस आपने सुना होगा, लेग्यूमिनस कुल के पौधे, लेग्यूमिनस कुल के पौधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का एक प्रकार से सोर्स होते हैं। तो पृथ्वी में जो हमारा धरातल है और जो वायुमंडल है
वहां पे नाइट्रोजन के ज्यादा होने का भी रीजन क्या है कि यहाँ पे लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसी कारण से नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है, कितने परसेंट मिलते हैं वायुमंडल में, 78%। ये सब नोट करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आगामी पेपरों में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी लिखिएगा ऑक्सीजन, दूसरी लिखिएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 21% मिलती है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन लिखिएगा 21% मिलती है, ठीक है, समझिएगा। ऑक्सीजन जो है 21% मिलती है। अब क्या है देखिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है जीवनदायी गैस इसे माना जाता है। लिखिएगा जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं, जीवों के लिए जीवनदायी गैस इसे बोला जाता है, ठीक है। ये ना हो तो आपको पता है मैं भी ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, आप भी नहीं रह सकते हो, कोई भी जो आपका जीव जंतु है वो भी नहीं रह सकता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जीवनदायिनी गैस भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे जीवनदायिनी गैस बोला जाता है, ऑक्सीजन है, समझ में आया ना। तो 21% आप लोग लिख लीजिएगा कि इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, 21%, ठीक है। जब पेड़ पौधे, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी प्रकाश संश्लेषण, यार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को धरातल पे निकालते हैं, समझ में आना। जब जो भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है, ठीक है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनसे उनका ग्रोथ होता है और जिनसे उनकी कह सकते हो कि एक प्रकार से ग्रोथिंग होती है, जिससे वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पेड़ पौधे करते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, धरातल पर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो वायुमंडल है उसमें 21% ऑक्सीजन होने का सबसे बड़ा कारण यही है, पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन गैस का पृथ्वी पर क्या करना, एक प्रकार से छोड़ना, ठीक है। तो 21% है, लिख लीजिएगा, ये सब पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला लिखिएगा, अगला जो है ऑर्गन, अगला लिखिएगा ऑर्गन, 0.93%, याद रखिएगा 0.93%। इसके अलावा हीलियन होगी, नियॉन हो गई, हीलियन, नियॉन, जेनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कभी भी दिन बना सकती है। एक और है क्रिप्टन, एक और है क्रिप्टन। ये सारी अक्रिय गैसें हैं, समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग भ्रमित हो जाते हो। ये सारी अक्रिय गैसें हैं वायुमंडल में, ठीक है। 5 मैंने आपको अक्रिय गैसें बता दी है, ऑर्गन, हीलियन, नियॉन, जेनन और क्रिप्टन। ये 5 अक्रिय गैसें हैं जो मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझिएगा और एज इट इज आपको अपने दिमाग में बैठाना है। और कल के दिन में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जामिनर नहीं घुमा सकता है। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन करता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस अक्रिय गैस का योगदान है या प्रतिशत है, तो ऑर्गन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस है, सक्रिय है वायुमंडल में, वो ऑर्गन है, कितना, 0.93%। इसके बाद हीलियन, नियॉन, जेनन, क्रिप्टन है, लेकिन इनका 0.0043 मतलब बहुत कम है, इससे कम है, 0.93% ऑर्गन से इनका जो प्रतिशत है वायुमंडल में, जो योगदान है वायुमंडल की संरचना में, वो कम है। तो कई बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कर देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अगर आपके जेहन में ये 5 अक्रिय गैसें बैठी है तो आसानी से आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, कल के दिन में आप आरओ एआरओ के फॉर्म आते हैं, ठीक है, प्री निकल जाता है, उसका एक मेंस होता है ऑब्जेक्टिव वाला, वहां पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत वायुमंडल जो किसका है, ऑर्गन का। उसके अलावा अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, ऑर्गन तो है ही, हीलियन भी है, समझ में आया ना, नियॉन भी है, जेनन भी है और क्रिप्टन भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए।
इसके बाद लिखिएगा आप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जाता है और बताया जाता है कि आग बुझाने में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। इसका देखिएगा वायुमंडल में कितना परसेंट योगदान है, 0.03%। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए ऐसे दिया गया है, ऑप्शन बी 0.003%, ऑप्शन सी दिया गया है 0.0003%, ऑप्शन डी दिया गया है 0.0003%। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे में स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन या, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा शंका का शिकार हो जाते हैं। एक बात अपने जहन में याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक जीरो लगता है, उसके बाद 3 लगता है, बात खत्म। पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद एक ही जीरो लगता है, 2, 3, 4 नहीं लगते हैं तो नेगलेक्ट कर लीजिएगा। एक ही जीरो लगता है, उसके बाद 3 आता है बस। तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वायुमंडल में योगदान है। अब धीरे धीरे ये गैस बढ़ते जा रही है, ये भी याद रखिएगा। इस पे चर्चा अभी मैं करूंगा आपसे। अब मैंने आपको बताया अभी कि पृथ्वी पर, समझ में आना, पृथ्वी पर जो सूर्य की विकिरणें आती है, जो रोशनी आती है, उसके बाद जो वापस आती है और वायुमंडल की जो गैसें एब्जॉर्ब करती है, तो वायुमंडल की सबसे ज्यादा जो गैस एब्जॉर्ब करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉन्सेप्ट मत समझना कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जब सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पर, धरातल पर, तो वापस भी जाती है। आती 100% मात्रा में है, लेकिन वापस सिर्फ 20 से 25% मात्रा में जा पाती है। मैंने आपको रीजन बताया ऐसा क्यों हो पाता है। जब ये पृथ्वी के धरातल से होते हुए ऊपर की ओर आती है, तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर पे क्षोभ मंडल होता है और वहां पे वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण रहता है और उसमें एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ये वापस आती है तो वापस आने में सबसे ज्यादा इसे लपेटती है, एक प्रकार से कह सकते हो, अपने में एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड। और भी करती है, जो ये है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस याद रखिएगा, ये है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है मैं आपको बता दूं। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती है जो वायुमंडल का लगातार क्या कर रही है, तापमान में बढ़ोतरी कर रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव, आज आपने देखा होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैस ही है। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई है कि जो धरातल पे, समझ में आना, जो वायुमंडल पर लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, तो वो है क्या, ग्रीन हाउस गैस। अभी 15 डिग्री तापमान है, समझ में आना, 15 डिग्री तापमान है पृथ्वी का। बताया गया कि जिस दिन 18 डिग्री तापमान पहुंच गया तो उस दिन पृथ्वी में सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, लगभग मोस्टली ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और जो छोटे छोटे द्वीप देख रहे हो, जैसे हमारे यहाँ कौन से द्वीप है, अंडमान निकोबार है ना, लक्षद्वीप है, समझ में आना, ये जो द्वीप है इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और लगभग जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पूरा जलमग्न हो जाएगा जिस दिन 18 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ग्लेशियर पिघलेंगे तो ग्लेशियरों ने कहां आना है, पहाड़ से उनका पानी आएगा सीधे नीचे वाले सपाट वाले मैदान पे बिछेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करें तो 15 से धीरे धीरे 18 की ओर जा रहा है। तो जो वर्ल्ड लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने सुना होगा जैसे कॉप सम्मेलन होते हैं। अब पूरी की पूरी डिटेल बता रहा हूं, तरीके से समझिएगा। जो कॉप सम्मेलन होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो कॉप सम्मेलन इसीलिए किए जाते हैं कि अब जो है वर्तमान स्थिति में पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है वो नासा के अनुसार कितना है। नासा लगातार कमेंट करे जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उस पे भी ध्यान करो, उस पे भी गौर दो। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे आईपीसीसी है, आपने सुना होगा, ठीक है। आईपीसीसी जो है वो इसी पे काम करती है, उसकी अभी रिपोर्ट आई है, तो उसने लगातार हिंट किया है वर्ल्ड को कि भैया जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है वायुमंडल में जो उसके आसपास का एरिया है वहां पे तापमान बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी के एवरेज तापमान में वृद्धि हो रही है। उसने बोला है कि 15.3 है, अभी सपोज करो 15.4 होने पे उसने हिंट दिया है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वो कहता कि अफ्रीका के कुछ देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बीमारियां जो नहीं, ठीक है, मतलब
वर्ल्ड के सामने आएंगी, वो क्या क्या आएंगी, तो उसने समस्या रखी है कि अगर पॉइंट 15 डिग्री 3 से 15 डिग्री 4 हो जाए आईपीसीसी ने, तो किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस होंगे। तो इस पर गहन चर्चा करने के लिए फिर आईपीसीसी की रिपोर्ट लेके कॉप सम्मेलन होते हैं। फिर कॉप सम्मेलन में सारे देश जितने होते हैं उन सभी को पर्यावरण मुद्दे पे चर्चा के लिए बुलाया जाता है। फिर वहां पे आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, एक आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस पहचानने के लिए 1997 में। समझ में आ रहा ना, वो इसी रिपोर्ट को लेके आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, समझ में आना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पहचाना गया था और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक भाई बना जो है सामने निकल के आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिपोर्ट आई होगी इस साल आईपीसीसी की, और आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पे लोगों से कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके प्रभाव को, यानी कि उनके मात्रा को कम किया जाए। और वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC क्या होती है मैं आपको बता दूं, जब भी आप ठंडा पीते हो, जब भी आप फ्रिज खोलते हो, एक गैस टाइप की निकलती है, आपने देखा होगा, ठंडा खोला बहुत चिल्ड होता है, वो गैस निकलती है। फ्रिज खोलोगे कई बार बहुत चिल्ड होगा फ्रिज, तो उससे एक गैस निकलती है, वो गैस धीरे धीरे क्या करती है, CFC में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो पूरा ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही भयंकर लेवल का है। तो धीरे धीरे ये जो है बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है CFC, मैं आपको बता दूं, CFC जो है, सॉरी यार, जो CFC वाला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। CFC वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1987 में, याद रखिएगा, 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, थोड़ा मैं आपको इन्वॉल्व भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका एंटी जो है मेंस होगा, तो ठीक है, वहां पे थोड़ा काम भी आ सकता है, इस तरीके से आप लपेटोगे क्वेश्चन को। तो ठीक है, थोड़ा माफी चाहता हूं, कई बार हो जाता है मिस डाटा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों को लेके था, जो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। इस पे CFC की बात हुई थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से निकल के आया था, जिसपे CFC, जिसपे ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ओजोन परत पे बात की गई थी, ओजोन गैस पे बात की गई थी। अब क्या था मैं आपको बता दूं, अब आप समझो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब समझ जाओगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप समझे, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड पहले ये समझ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर धीरे धीरे मात्रा बढ़ी तो इससे क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी के धरातल पे है वहां पे तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखो यहां से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। वो बोलता है कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हुई तो क्या होगा, ऑप्शन देगा तो वहां पे देगा तापमान की वृद्धि, आंसर मार के आ जाइएगा। दूसरा वो बना सकता है, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी मात्रा में कमी हो तो क्या होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में कमी होगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, तापमान में कमी होगी, तापमान में क्या होगी, कमी होगी। यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है, इनको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है आपकी, ये साइंस और सब चीज को मिक्सअप लेके चलता है। आर्ट वालों का समझ में नहीं आता, पर आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ गया, अब ऑर्गन समझिएगा, सॉरी ओजोन गैस को समझिएगा। यही से कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ओजोन गैस को समझिएगा। बच्चों जो ओजोन गैस होती है या ओजोन गैस जिसे बोलते हो, एक प्रकार से ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है, लिखिएगा ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ओजोन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है और ये भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। समझ में आना, जो ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन गैस है। अब देखिएगा होता क्या है, यहां पे आपने ओजोन परत भी सुना होगा, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में है, ओजोन परत भी सुना होगा। एक ओजोन गैस, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझिएगा, आज बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करिएगा। ओजोन परत तो ओजोन लेयर इसे कहते हैं, ये आपको क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बिल्कुल बाउंड्री पे मिलेगा। ठीक है, और जो ओजोन गैस है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक गैस है जो आपका वायुमंडल में मिलती है। समझ में आना, वायुमंडल में मिलती है और ये ग्रीन हाउस गैस है, ये गैस है, ये परत है, दो अलग अलग चीज है। परत क्या काम करती है आपने देखा होगा,
परत काम करती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करती है, रोकती है। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा, उनको रोकती है। अगर बाय द वे में पराबैंगनी किरणें नहीं रुकती है और वो धरातल तक पहुंचती है तो क्या उसके प्रभाव होंगे, ऐसे भी मेंस में आपसे क्वेश्चन बना सकता है। वो क्वेश्चन बना सकता है कि अगर बाई सपोज आप लोग समझिएगा कि अगर जो ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको ना रोक पाए तो ऐसे में पृथ्वी में क्या प्रभाव पड़ेंगे, ऐसे भी कई बार मेंस में क्वेश्चन बना देता है। क्या होगा, सबसे पहला तो देखिएगा तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी तो इसमें हेडिंग में आप बहुत सी चीजें लिख सकते हो। इससे लिख सकते हो कि जो तटी, ठीक है, जो द्वीप है, यार मैं ना डीप कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये मेंस के लिए भी है, समझिएगा। जो तटीय क्षेत्र है भारतीय के, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, तापमान वृद्धि से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे और ग्लेशियर पिघलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नीचे बंगाल की खाड़ी है और जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत है हिंद महासागर के आसपास में, वहां पे पानी में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। और ऐसे में क्या हो जाएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत है और जो द्वीप है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जलमग्न होने लग जाएंगे और उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा आप कह सकते हो कि तापमान वृद्धि से, अब आपने देखा होगा तापमान वृद्धि से क्या हो जाता है, जब बहुत भयंकर गर्मी हो जाती है तो बीमारियां भी लेके आती है। जैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत भयंकर लेवल पे गर्मी है और मैं यहां से लेके 10 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं और मेरे पास पानी नहीं है तो मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। और आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी में और यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां निकल के आती हैं, ठीक है। तो बीमारियों का भी ये क्या है, एक प्रकार से इजाफा करती है तापमान में वृद्धि, ठीक है, पराबैंगनी किरण से। दूसरा जो स्किन कैंसर है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर है, ठीक है, वो पृथ्वी में बहुत बड़े लेवल पे होना शुरू हो जाएगा। अगर ओजोन लेयर नहीं होती ना बच्चों तो ये प्रभाव होते, वो तो शुक्रगुजार करो कि ओजोन लेयर ही पराबैंगनी किरणों को ऊपर ही क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल के बीच में भी पढ़ाऊंगा, वहां पे रोक देती है। अगर ना ही रोकी होती, पृथ्वी पर होता तो ये स्थिति होती। हम में से हो सकता है किसी को स्किन कैंसर होता, लगभग 40 से 50% वर्ल्ड के आदमियों को स्किन कैंसर हो जाता, धीरे धीरे, समझ में आना, स्किन कैंसर हो जाता। और ठीक है, लेकिन ओजोन परत है तो इससे क्या हो जाता है, वो रुक जाती है। अब देखिएगा जो ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन परत है, इसको लेके 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कनाडा का एक शहर है। यहां पे एक गैस की पहचान हुई थी, CFC। अब समझो ये क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, आपके फ्रिज में आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा आपका जो फ्रिज है वो ठंडा होता है तो उससे गैस निकलती है, ठीक है। कई बार आप बहुत चिल्ड जो ठंडा होता है, जैसे पेप्सी हो गई या कोको कोला, वैसे तो पीना मत, मैं ये कहता हूं, है ना, वो पेप्सी और कोको कोला अगर आपको कभी पीनी है, जब आप दिन में बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको अपच हो जाता है, मतलब खाने के बाद मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि चैन नहीं पड़ता, उस टाइम पे पीना, फिर देखना कि क्या है उसके रीजन। वो खाना पचाने में बहुत अहम भूमिका निकालता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल के लिए किसी को खाना नहीं पच रहा, वो खाना पचाने के लिए डेली मेरी एडवाइस को यूज कर रहा और डेली को वो पी दे रहा खाने के बाद, डेली शाम को, डेली दिन में, और बोल रहा सर ने बोला है, ठीक है, खाना पचेगा, क्यों नहीं पचेगा, और पता चल रहा अगले दिन कुछ बीमारी निकल के आई। ऐसा नहीं करना है, कभी कभार के लिए उचित है, अन्यथा नहीं है। जैसे आप मैगी खाते हो, जैसे आप मैदा खाते हो, ठीक है, मैदा अगर खाने के बाद आप कोक पी लोगे, ऐसा बताया गया है सर्वे में, तो वो जल्दी उन चीज को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। हालांकि ये चीजें इग्नोर करनी चाहिए, फास्ट फूड, ये चीजें, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। अब उसमें से जब आप उस कोको कोला को खोलोगे, वो बहुत चिल्ड होता है, तो उससे क्या होती है, एक गैस निकलती है, आपने देखा होगा, ठीक है। वो सारी गैसें जाके क्या करती है, जो ध्रुव वाले क्षेत्र है, जो पोल वाले क्षेत्र है, वहां पे जो ग्लेशियर है, समझिएगा, उन पे जाके क्या हो जाती है, उन ग्लेशियरों में, उन जो बर्फ है उनमें समाहित हो जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब बाद में क्या होता है, जब धीरे धीरे गर्मी आती है तो धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। अभी ठंडी में तो ये CFC क्या हो जाती है, बर्फ के साथ मिक्सअप हो जाती है। जब धीरे धीरे ध्रुव में धूप पड़नी शुरू होती है, अप्रैल मई के टाइम पे हमारे यहाँ, ठीक है, खासकर उत्तर भारत की बात बताते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात बताते हैं, तो धीरे धीरे बर्फ पिघलती है, तो उसपे CFC जो है, जो जमी है दिसंबर जनवरी में, वो भी उस बर्फ के साथ निकलनी शुरू होती है। और ध्रुव पे जो है, ध्रुवा पर
जो ओजोन परत है वो थोड़ी नाजुक स्थिति में है, समझ में ना, थोड़ी नाजुक स्थिति में है। तो धीरे धीरे क्या करती है, इस परत को नुकसान करने का काम करती है और इस परत में क्या करती है, छेद करती है। आपने देखा होगा जी फॉरमैन ने 1984 से 87 के बीच में एक होल पाया था उत्तरी पोल पे, और उसी को लेके ये क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो तब जाके सीएफसी गैसों के जो कमी है इसको भी बताया गया था कि ये भी जो है ओजोन लेयर के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली है। ओजोन गैस बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे है। ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल में मिलेगी जो ग्रीन हाउस गैस है। समझ में आया? आई होप समझ में आया है ना, ठीक। समझ में तो आएगा यार, क्यों नहीं आएगा है। अब देखिएगा अगली गैस है जलवाष्प। जलवाष्प, आपको पता है जलवाष्प धरातल पे 1 से 4% तक मिलती है। अब कहां मिलती है, क्या मिलती है, टर्म्स ऑफ कंडीशन मैं बता रहा हूं। 1% ये मिलती है उष्ण क्षेत्रों में, उष्ण क्षेत्रों में, ठीक है, उष्णार्थ भी बोला जाता है इसे, उष्णार्थ क्षेत्रों में। और 4% मिलती है मरुस्थली एरिया में, मरुस्थली एरिया में। सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, डाटा थोड़ा इधर उधर हो गया। 4% ये मिलती है उष्णार्थ क्षेत्रों में और 1% मिलती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। लिख लीजिएगा, हाँ कंफर्म है, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उष्णार्थ क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, 4%, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होती है, 1%। और 1 से 4% ये निकलती है। और मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पे जलवाष्प ही सबसे ज्यादा क्या मात्रा में निकलती है, ऐसा बता चुका हूं, सब रिपीट करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों क्या है जो जलवाष्प है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो जलवाष्प है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती है, लिखेगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती है। तो ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है। आप समझिएगा कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विषुवत रेखा से जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और यहाँ है 90 डिग्री। जब यार आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाओगे ना तो ये क्या है, ऊंचाई की ओर जा रहे हो। ये भी समझिएगा, ये क्या है, ऊंचाई की ओर जा रहे हो। चाहे ये 90 डिग्री से ये दक्षिणी की ओर भी आओगे, ये भी आप ऊंचाई की ओर ही आ रहे हो, ये ध्रुवों की ओर। अब देखिएगा जब भी आप जो है, ठीक है, जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा में क्या होगी बताइएगा, कमी होगी, क्योंकि आप ऊंचाई की ओर जा रहे हो। और जब भी आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आओगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट, जब भी आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आओगे तो जलवाष्प की मात्रा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बना देता है। अगर ये आपके फिक्स कॉन्सेप्ट दिमाग में बसे हैं तो ये क्वेश्चन आपको हिला नहीं सकते। सेम आपका जैव विविधता में होता है, सेम कंडीशन में आपको बता देता हूं, सब इंटरलिंक कनेक्शन बता देता हूं। ठीक है, सेम जैव विविधता में भी होता है, समझिएगा, सेम जैव विविधता में भी ऐसा ही होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, याद रखेगा। जो भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा है, यहां पे विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, समझ में आना। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे या इक्वेटर रेखा पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और 0 डिग्री जो पोल होता है यहाँ पे जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। तब क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे जैव विविधता क्या होगी। तो भूमध्य रेखा से, सब लिखते रहिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे जैव विविधता कम होती है। और लिखिएगा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर जैव विविधता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो जैव विविधता और जलवाष्प का एक ही कॉन्सेप्ट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ दोनों की मात्रा में कमी होती। समझ पा रहे हो, है ना। लिख लिया आपने, ठीक है। अब लिखेगा वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, वैसे तो देखिएगा वायुमंडल का विस्तार 0 से 10,000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका मोस्टली 90% भाग जो है, जो वायुमंडल है वो 35 किलोमीटर तक मिलता है।
मोस्टली भाग जो है 35 किलोमीटर तक मिलता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे ज्यादा इसकी वैसे 0 से 10,000 किलोमीटर तक है, लेकिन सबसे ज्यादा 35 किलोमीटर तक वायुमंडल की संरचना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारा जो है, अब समझिएगा, मैं आपको एक ही टर्म्स ऑफ कंडीशन में बता देता हूं। ये हमारा जो है पृथ्वी की धरातल है। ठीक है, धरातल से हम लोग 18 किलोमीटर जाते हैं, धरातल से 18 किलोमीटर जाते हैं, 18 किलोमीटर। तो इस रेंज पे हमें क्षोभ मंडल मिलता है, लिखेगा क्षोभ मंडल मिलता है, लिखेगा। अब देखिएगा एक एक करके बता रहा हूं, क्षोभ मंडल मिलता है। ठीक है, इस रेंज पे 18 किलोमीटर पे। अब देखिएगा यहां पे ग्लोब भी बता देता हूं, लिख लीजिएगा क्षोभ मंडल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है। देखिएगा ध्रुवा पर और विषुवत रेखा पर इसका देखो क्षोभ मंडल क्या होता है, दोनों बता रहा हूं, दोनों इंटरकनेक्ट नीचे भी बनाइएगा जिस तरीके से मैं मैपिंग कर रहा हूं। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक मिलती है, लिखेगा। ठीक है, और ध्रुवा पर ये 8 किलोमीटर तक मिलता है, ध्रुवा पर 8 किलोमीटर तक। एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जो ध्रुवा पर है क्षोभ मंडल का, वहां पे ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक मिलता है, तो 8, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम देखेगा इस वाले जॉनर पे क्षोभ मंडल में क्या होता है, जब हम 1 डिग्री से 165 मीटर, 1 मीटर से 165 मीटर हाइट पे जाते हैं, तो इसमें 1 डिग्री तापमान की कमी आती है, लिखेगा 165 डिग्री ऊपर जाने पर। ठीक है, 0 डिग्री क्षोभ मंडल जो है धरातल है, यहां से हम 165 डिग्री ऊपर जाते हैं, 165 मीटर, तो 165 मीटर में 1 जो है डिग्री की लिखेगा कमी आती है। तो इस प्रकार से 1 किलोमीटर जाने पर, इस प्रकार से 1 किलोमीटर जाने पर लिखेगा 6.5, समझेगा इस चीज को, 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है, कमी आती है, लिखेगा सब। ठीक है, कमी आती है बिल्कुल। ठीक है, और इसे लिखेगा सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं, इसे लिखेगा सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर दिया कि सामान्य ताप पतन दर क्या है, अब समझो भी तो, यहां पे खाली रट के खाली समझ के हो जाएगा क्या। अगर आपसे बोलता है कि सामान्य ताप पतन दर क्या है, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर जो क्षोभ मंडल है, वहां से जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। इसे ही क्या बोला जाता है, इस कमी को ही सामान्य ताप पर पतन दर बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके अलावा देखिएगा इसे ट्रोपोस्फियर भी बोला जाता है। सॉरी, काफी दिनों से गला जाम है, कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है, ट्रोपोस्फियर किसे बोला जाता है, तो क्षोभ मंडल को। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्षोभ मंडल है 0 से 18 किलोमीटर तक, यहां पे क्या होता है देखिएगा, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है, लिख लीजिएगा, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है। चाहे वो बादल का बनना हो, चाहे बारिश का आना हो, चाहे तूफान आना हो, चाहे ओले पड़ने हो, चाहे बर्फ पड़नी हो, ये जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है लिखेगा, ये सब क्षोभ मंडल में। ये तो बेसिक है आपको, मौसमी संबंधित, मौसम संबंधित घटना क्या हो सकती है, बादल बन सकता है, बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, ओले गिर सकते हैं, बर्फ गिर सकता है। तो एक बार आया था कि बर्फ गिरना निम्नलिखित में से किस मंडल का एक हिस्सा है, तो क्षोभ मंडल। आया समझ में। अब देखिएगा, हमने पहली लेयर पढ़ी क्षोभ मंडल, अब दूसरी लेयर पढ़ रहे, ये समताप, यहां पे तो हम थे, अब दूसरी लेयर पढ़ रहे समताप मंडल। समताप मंडल अब क्या है देखिएगा, ठीक है, यहां से लेके और यहां से लेके इतना इसका एरिया होगा ना,
अब यहां तक क्षोभ मंडल का एरिया था 18 किलोमीटर। कहां तक था? यहां तक 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल का एरिया था। अब यहां 18 किलोमीटर से लगभग यहां 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का एरिया होता है। 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का एरिया होता है। तो जो 18 किलोमीटर वाला पॉइंट होता है, ये जो लेयर बनी है दोनों को, इस सीमा में समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा में, ठीक है, यहां पे लिखेगा ओजोन परत यहीं पे पाई जाती है, इनकी सीमा पर ओजोन परत इसकी सीमा पर पाई जाती है, इधर पे सीमा पे पाई जाती है। लगभग इसका 60 से 70% का एरिया जो है वो समताप मंडल में है और लगभग 30 से 25, ठीक है, 30 से 25% का हिस्सा क्षोभ मंडल में है। इसलिए कई किताबों में ज्यादातर आपको ओजोन परत समताप मंडल में देखने को मिलेगा। हो गया क्लियर है ना? अब देखिएगा समताप मंडल में क्या होता है बच्चों, ठीक है, 18 किलोमीटर से शुरू होता है ना, तो 20 किलोमीटर, इसके 2 किलोमीटर जाने के बाद अचानक से तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि हो जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, याद रखिएगा। 18 किलोमीटर से शुरू होता है और 20 किलोमीटर से क्या हो जाता है बताइएगा? तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो तापमान है सेल्सियस में वो बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी बढ़ती है बस। इसका मतलब ये नहीं कि हवाएं चल रही है, मैंने हवाएं नहीं बताया। तापमान का मतलब कई बच्चे हवाएं समझ लेते हैं, नॉट, ये सिर्फ तापमान है, तापमान में वृद्धि होती है, इसमें हवाएं नहीं चलती है। इस समताप मंडल में हवाएं बिल्कुल भी नहीं चलती है, याद रखिएगा। हवाओं का रुख ना के बराबर है, हवाएं तो चलती नहीं है, लेकिन तापमान में वृद्धि जरूर हो रही है। तापमान है यहाँ पे, हवाएं जरूर चल रही है। तापमान ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है? वो मंडल थोड़ी है, फिर तो तुम अंतरिक्ष में चले जाओ, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे हवाओं का रुख ना होने के कारण इस समताप मंडल में क्या है, ठीक है, जो है आपका हवाई जहाज चलते हैं, लिखेगा हवाई जहाज चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं लिखेगा। इसी कारण हवाई जहाज चलते हैं लिखेगा। एक क्वेश्चन बताना भूल गया, जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम, मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जेट स्ट्रीम जो है वो तेज पवनों के कारण चलता है, तेज पवनों के कारण चलता है। अगर तेज पवनों के कारण जेट स्ट्रीम चलता है तो दिमाग में लगाइएगा, मैंने पवन, मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहां बताई थी? क्षोभ मंडल में। तो जेट स्ट्रीम वाली घटना कहां होगी? क्षोभ मंडल में, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लगभग 50 से 80 के बीच में आपका मध्य मंडल आता है। क्या आता है? मध्य मंडल आता है 50 से 80 के बीच में। सीधे शॉर्ट बता रहा हूं। मध्य मंडल में लिखेगा तापमान में बिल्कुल कमी हो जाती है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक कमी हो जाती है। और ये लिखेगा, ठीक है, ये लिखेगा जो वायुमंडल है उसका सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडा मंडल है, लिख लीजिएगा। सबसे क्या है? ठंडा मंडल है मध्य मंडल, बस इसके बारे में यही है। इसके बाद आयन मंडल शुरू होता है, सॉरी, आयन मंडल शुरू होता है। आयन मंडल में क्या होता है बच्चों? बस एक चीज होती है यहां, रेडियो एक्टिव, रेडियो तरंगे, यानी यहां पे रेडियो तरंगे चलती है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे चलती है। अब यहां पे रेडियो तरंगे जुड़ने से क्या होता है? जितने भी संचार के सिस्टम होते हैं, जो भी आपके डीटीएच चल रहे हैं, जो भी मोबाइल नेटवर्क चल रहे हैं, जो भी चलते हैं, जैसे आपने सुनते हो कि नासा ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, हमारे इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, तो कई बार संचार के लिए, टीवी के लिए, डिश के लिए वो संचार जो है आयन मंडल में फिट किए जाते हैं, ठीक है। आयन मंडल में फिट करने से क्या होता है? यहाँ पे रेडियो तरंगे चलती है, तो इससे क्या होता है? संचरण उत्पन्न होता है। संचरण उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है? इन जो सैटेलाइट संचार के लिए हैं या किसी अन्य नेटवर्क के लिए है, तो उनमें क्या होता है? नेटवर्क आना शुरू होता है, जिससे वो क्या करते हैं? यहां से सीधे पृथ्वी पर फेंकते हैं उन नेटवर्कों को, और जिससे क्या करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा, जो है कनेक्टिविटी कर पाते हैं। जैसे रेडियो, ठीक है, रेडियो आपने सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा कि रेडियो चलाते चलाते क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि आयन मंडल में कई बार मतलब
जो रेडियो तरंगे है वो तरीके से नहीं चल पाती है, तो ऐसे में वो जो है सिग्नल नहीं भेज पाता। तो सिग्नल नहीं भेज पाएगा तो कई बार आपने देखा होगा डिश टीवी। ये मत सोचना यार कि मोबाइल नेटवर्क तो सर क्या कहते हैं, हमारे घर के बगल में, हमारे बगल वाले मकान के उसमें लगा है, उससे टावर आते हैं। वो टावर नेटवर्क जरूर लगा लेता है उसका, लेकिन संचरण जो मेन है वो आयन मंडल से होता है। आई बात समझ में? तो ये याद रखेगा इसके बारे में। इसके बाद एक लास्ट होता है बाह्य मंडल। क्या होता है? बाह्य मंडल। ज्यादा कुछ नहीं है, बस सबसे लास्ट बाह्य मंडल होता है। तो टोटल मिला के धरातल से ऊपर 5 परत होती है। पहला क्षोभ मंडल, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा समताप मंडल, कई बार मिडिल भी पूछ लेता है। तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और देन फाइनल आपका बाह्य मंडल। कई बार सीरीज लगाने के लिए बोल देता है मध्य मंडल किन दोनों के बीच में है, तो मध्य मंडल देखिएगा समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में होता है, ठीक है। कई बार पूछ देता है कि समताप मंडल किन दोनों के बीच में है, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल। कई बार आयन मंडल पूछ देता है किन दोनों के बीच में है, बाह्य मंडल और मध्य मंडल के बीच में। तो ये 5 परतें हैं, तरीके से लिख लीजिएगा, तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ज्योग्राफी का ये वाला पढ़ाना था। तो ज्योग्राफी की हफ्ते में एक क्लास रहेगी, क्योंकि लगभग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी, और इकोनॉमी भी क्लास 2 रहेगी, तो इकोनॉमी भी जल्दी फिनिश कर देंगे। बाकी जिला सीरीज तो चली रहे और हिंदी भी चलेगी अब, ठीक है। हिंदी थोड़ा स्टॉप होगी, तो इस हफ्ते हिंदी का क्रिया वाला जो है वो आएगा बहुत तरीके से, ठीक है। टेंशन ना ले। बाकी अगर हिंदी की टेंशन हो रही है तो मेरी प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है वहां जाके देखिएगा, बहुत तरीके से वहां पे हिंदी पढ़ाई है मैंने, और उससे काफी फायदा भी हुआ है बच्चों को, ठीक है। और जल्दी ही जिन बच्चों का चयन हुआ है, जिन उद्देश्यों को लेके हम आए थे यूट्यूब में, वो जरूर मैं एक इंटरव्यू जरूर लूंगा उनका, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कौन से मोटिव से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। मोटिव जो है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि क्या है, और उसी मोटिव के द्वारा वो बच्चा जो निकला है वो बताएगा कि क्या मोटिव था सर का, क्या नहीं था। और मैं यही चाहता हूँ कि यही मोटिव रहे, और जिस तरीके से आपको कोर्स को फॉलो करने के लिए, अपने सिलेबस को फॉलो करने के लिए टेस्ट सीरीज करना है, सब चीज करना है, सब जगह इन्वॉल्व करना है, तो ऐसा जरूर करिएगा, ठीक है। आगे आगामी पेपर है आपके, तो जी तोड़ मेहनत करेगा, है ना। तो इसी के साथ शुभ रात्रि सभी बच्चों को, ठीक है, चलेगा।